नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। भाइयों बहनों, लगातार देखा जा रहा है कि चुनाव दिन पर दिन चढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी राजनीतिक तौर पे कितना दल तैयार है और कितने दल मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मैदान में पूरी तरह से उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर चुके हैं मेरठ से, आज अमित शाह भी उत्तर प्रदेश में हैं और विभिन्न लोगों के साथ वो रैलियां कर रहे हैं और मेहनत की जा रही है। लेकिन जो विपक्षी नेता हैं वो फिलहाल अभी टिकट बंटवारे में लगे हुए हैं और उन लोगों से अभी बात करते हैं। हमारे साथ फ़खरुल हसन चांद हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं, विकास जी हैं, ये जो है वो कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं वो भी मौजूद है। यहीं से शुरुआत करते हैं। कितना तैयार हैं आप लोग चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इलेक्शंस को लेके तैयार है। और यदि इसकी बात करें, क्योंकि ये साल भर काम करने में, साल के 365 दिन काम करने में विश्वास रखती है। और अभी जो है आप देख रहे हैं, जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो सभी ने, बड़े से बड़ा पदाधिकारी से लेकर छोटे से छोटा जो बूथ लेवल का हमारा कार्यकर्ता है, वो मैदान में उतर चुका है। और हमारा मेन मोटो क्या है कि हम जनता के बीच जाएं, उनसे संपर्क साधें, उनसे पूछें कि क्या कमियां रह गई, क्या त्रुटियां, उनको ओवरकम करना। साथ के साथ आप देखोगे बड़े से बड़ा नेता जो हर जगह जा रहा है, प्रचार कर रहा है। प्रबुद्ध जन से शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रबुद्ध जन से संवाद करके शुरुआत की थी इस प्रचार की। साथ में हमारे मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो भी ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं चुनाव के मैदान में और प्रचार में पूरी तरीके से जुटे पड़े हैं। अब जितने भी नामांकन हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, सभी बड़ा पदाधिकारी, बड़ा नेता साथ में जा रहा है। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के पास? चुनाव किन मुद्दों को लेकर लड़ने जा रही हैं आप लोग, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हो रही है? जी, देखिए, मुद्दे हमेशा से वही रहे, वही हैं। हमारा युवा, हमारे महिलाओं के विषय में युवा हो गया, स्वास्थ्य सेवाओं को सही करना, रोज़गार की दिशा में लोगों को रोज़गार देना, ये सारे मुद्दे हैं जिन पे जो है मोदी की गारंटी, जिस पे जो पहले ही थी हमारी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जो चल रही है, वो उसी को आगे बढ़ाना है और इस चीज़ को और बेहतर करना है, देश को बेहतर करना है। विकसित भारत का संकल्प लेके आगाज़ कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी और हम पूरी ज़ोर शोर से इसमें आगे बढ़ चुके हैं। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि विपक्ष का अभी कोई भी बड़ा नेता, किसी को बोलो, कोई निकला ही नहीं है। अभी वो लोग इसी संशय में है कि किसको टिकट दें, किसको टिकट ना दें, उसी में वो फंसे पड़े हैं। टिकट तो नहीं दे रहे हैं, पीड़ा आपको क्यों है? हमें कोई पीड़ा नहीं, हम तो सिर्फ बता रहे हैं आपको कि आप अभी बोल रहे थे तो वही मैंने आपकी बात रिपीट कर दी कि उन लोगों ने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया कि देना टिकट किसे है, तो इसीलिए वो अभी उनका कोई कार्यक्रम भी नहीं बना है कि वो कहाँ से चुनाव के प्रचार की शुरुआत करेंगे। तो या तो वो पहले से ही मान के बैठे हैं कि हम आगे आने वाले नहीं हैं, और भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लेके चल रही है और उत्तर प्रदेश में 80 मिशन पे काम कर रही है, इसलिए वो पूरी तरीके से मैदान में है। फ़खरुल हसन चांद साहब हैं। चाय पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं। चाय भी आ चुकी है, आप देखिए चाय की ट्रे आ चुकी है और तमाम लोग अब चाय यहाँ पर जो है वो पी रहे हैं। आपने सुना, बहुत सारी बातें कहीं कह रहे हैं कोई मामला है नहीं आप लोगों का, बेवजह के लिए जो है वो परेशान है। हाँ, देखिए, सवाल ये है कि लगता है कि दिल्ली में जो रैली हुई विपक्ष की, वो सत्ता पक्ष देखना नहीं चाहता है। और देखना भी क्यों चाहेगा? क्योंकि एजेंसियों का दुरुपयोग है। संजय सिंह जी की ज़मानत हो गई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि कोई सबूत नहीं थे, उसके बाद भी उनको जेल भेजा गया। तो सवाल ये है कि जो मुद्दे हैं वो उन मुद्दों पे भाजपा बात नहीं करना चाहती। आज इनके पास पैसा है, रैलियां तो बड़े ही कर सकते हैं, क्योंकि एजेंसियां हैं, एजेंसियों के थ्रू जो चंदा और धंधे का खेल है भाजपा ने किया है, वो पूरी दुनिया देख रही है किस तरीके से धंधा चल रहा है, किस तरीके से चंदा चल रहा है, कैसा खेल चल रहा है। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, अग्निवीर का नौजवान वो आज सड़क पे है, वो आज सरकार से सवाल पूछ रहा है और सरकार के साथ शामिल हो गए लोग, चाहे जयंत चौधरी जी हों, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आपने बात की, तो जयंत चौधरी जी किस मुंह से जनता के बीच जा रहे हैं? क्या जवाब दे पाएंगे अग्निवीर पे? जिस योजना का विरोध वो सड़क सड़क गली गली कर रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आज उसी योजना को स्वीकार कर लिया। जिस काले कानून किसानों के खिलाफ जो लेके आए गए, उसका विरोध कर रहे थे, आज उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है, लाखों रुपया बाकी है, बकाया है, उस पे जयंत चौधरी जी खामोश हैं। भाजपा के पास तो मुद्दे नहीं है।
उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है। आप देख लीजिए क्या हाल है उत्तर प्रदेश के नौजवान के पास आज रोजगार नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात हुई, रटा रटाया सब आप बता रहे हैं। ये बताइए कि ये कह रहे हैं टिकट क्या नहीं फाइनल हो पा रहा है आप लोगों के, और जो हो भी रहे हैं कभी जो है वो फिर वापस हो रहा है, फिर हो रहा है, फिर वापस हो रहा है। ये क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी? देखिए रटा रटाया जब तक सवाल रहेगा, जब तक नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा। नौजवान अगर अग्निवीर योजना का विरोध करेगा लाठी मिलेगी, अगर नौजवान रोजगार मांगेगा उसे लाठी मिलेगी। तो समाजवादी पार्टी इस रटे रटाए सवाल को उठाती रहेगी। अगर किसानों के खिलाफ काले कानून आएंगे तो समाजवादी पार्टी रटे रटाए इस सवाल को उठाती रहेगी। दूसरी बात, आपने टिकट बंटवारे की बात की, तो समाजवादियों ने नारा दिया है 80 हराओ भाजपा हटाओ, और उस नारे को साकार करने के लिए समाजवादी पार्टी जिताऊ प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। भले 10 लोगों के टिकट बदलने पड़े, भले 10 बार हमें टिकट बदलने पड़े, लेकिन वही प्रत्याशी मैदान में मिलेगा अंतिम तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, जन विरोधी सरकार को हटाने के लिए ज़मीन पर लड़ता नजर आएगा। और समाजवादी पार्टी अपने उस लक्ष्य के लिए लगातार काम कर रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी पिछले 1 साल से ऐसा कोई ज़िला नहीं बचा है जहां गए ना हो। कल भी वो कन्नौज में थे। प्रचार की बात हो रही कि प्रचार में हम कहाँ हैं, तो हमारे पास संसाधन उतने थोड़ी है। जिस तरीके से हम प्रचार कर रहे हैं। हमने ट्रेनिंग कैंप चालू किए थे, हमने अपने प्रभारी 1 साल पहले बनाए थे, हम सब बूथ कमेटियों की समीक्षा कर चुके। भारतीय जनता पार्टी से चुनावी तैयारी समाजवादी पार्टी की 1 साल पुरानी है, 1 साल पहले की। इनके तो प्रभारी आज बनाए गए हैं, हमारे 1 साल पहले बनाए गए थे। इसलिए ये कहना कि हम प्रचार में नहीं है, हम ज़मीन पर प्रचार कर रहे हैं। हमारे प्रभारी मौजूद हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, और सब सारे जो भाजपा के सांसद हैं उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सवालों का जवाब नहीं। विकास जी, क्या लग रहा है आपको कि ये जितनी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप लोग भी टिकट नहीं अभी घोषित कर पाए हैं? अमेठी रायबरेली अभी भी फंसा हुआ है, आपका गढ़ माना जाता था, और कह रहे हैं कि हम लोगों ने काम किया है, उसके हिसाब से हम लोग चुनाव जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से नेक टू नेक अगर कोई लड़ पा रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और इंडिया गठबंधन बनने के बाद इनका जो नफरत विघटन बंटवारे का जो षड्यंत्र था वो बुरी तरीके से विफल हो चुका है। घबराहट इस तरीके से है कि इन्होंने हरियाणा में चीफ मिनिस्टर तक बदल दिया, और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को किसी भी समय बदल सकते हैं। नहीं भाई, ये कह रहे हैं आप, कैसे बदलने की बात कर रहे हैं आप? देखिए, मोहनलाल खट्टर की नाकामी आक्रामकता से हरियाणा को बचाना चाह रहे हैं, पर हरियाणा की जनता को मैसेज जा चुका था, बदलना पड़ा। और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में वीके सिंह, मथुरा का टिकट, अभी आप उपेंद्र रावत बाराबंकी बगल की सीट का। आप जो पार्टी 10 साल से नफरत विघटन के दम पर इस देश में बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बनने दे रही है, महंगाई को मुद्दा नहीं बनने दे रही है, धर्म के नाम पर इस देश को तोड़कर इस देश की अक़लियत के साथ जिस तरीके से द्विम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। रोहिणी आयोग जो अमित शाह जी ने और जो रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति जी ने कहा था कि समीक्षा करेंगे आरक्षण की, जो अन्याय हुआ है उसको आज 17 बार उसका कार्यकाल बढ़ाया गया, पर उसको सामने नहीं लाने दे रहे हैं। षड्यंत्र है कि अति पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार नहीं देना है, इनको धर्म जाति के नाम पे बांट देना है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के हिंदुओं को अगड़े और पिछड़े में बांट रही है, और 25-25 करोड़ में कांग्रेस पार्टी द्वारा चाहे वो मध्य प्रदेश का रहा हो, चाहे वो कर्नाटक का रहा हो, चाहे वो महाराष्ट्र का रहा हो, चाहे उत्तराखंड में रहा हो, 25-25 करोड़ रुपए में विधायक, हिमाचल में भी तुरंत का मामला है। जिस तरीके से विधायकों को खरीद रही है, तोड़ फोड़ रही है, उससे लगता है ये हताश है, निराश है, पूरी तरीके से धरातल पे जन मुद्दों से ये विमुख है, और जनता ने इनको डिसोन कर दिया है। पर आज ये हमसे पूछ रहे हैं हमारी तैयारी। अरे हमारी तैयारी 140 करोड़ जनता है, जिससे हमारा पूरा इंडिया का गठबंधन है, पूरी देश की। तो फाइनल नहीं कर पा रहे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस देश की पहचान है, कोई वो एक कुनबे या एक प्रदेश की राजनीति की नहीं है। इतने बड़े नेता हैं, यशस्वी हैं, पूरे विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का, अमित शाह जी का। गुजरात में बगावत है, महाराष्ट्र में बगावत है। अगर हम एनसीपी को तोड़ देते हैं, शिवसेना को तोड़ दे रहे हैं, नीतीश कुमार को पलटू राम बनाते बनाते इस तरह कर दिया कि भारतीय इतिहास का सबसे कुरूप चेहरा बना दिया उस अति पिछड़े को। आप अति पिछड़ों की राजनीति को ख़त्म करना चाहते हैं। आप एक व्यक्ति के नाम पर अति पिछड़ों के स्वाभिमान सम्मान पर सीधा कुठाराघात कर रहे हैं। ये आपकी तैयारी है कि आपके अंदर साहस नहीं है कि अपने प्रचंड बहुमत की सरकार है, इसके बावजूद आप चुनाव लड़ने। और उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन यहाँ पर राम मंदिर के नाम पर जो छल किया,
इस देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का चंदा खाया, किस तरीके से 2 करोड़ की ज़मीन 5 मिनट बाद 18 करोड़ की राम नाम पे आप पैसा लेते हैं। देश के हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, उनके स्वाभिमान पर सीधा सीधा कुठाराघात किया है मोदी सरकार ने। पूरा राम तीर्थ ट्रस्ट के अंदर उन्होंने भाजपा के एजेंटों को भर दिया और लूट चल रही है। अगर जांच हो तो धर्म के नाम पे इससे बड़ी लूट नहीं। और इसके बाद प्रधानमंत्री ब्रांडिंग कर रहे हैं, शंकराचार्यों का अपमान कर रहे हैं, हिंदू धर्मगुरुओं का अपमान कर रहे हैं और हिंदुओं को रामायणानंदा जो संप्रदाय है जिसका अधिकार है उसको अपमान कर रहे हैं। मैं अयोध्या से आता हूँ, मैंने देखा है किस तरीके से लोगों ने रामनवमी के मेलों में चंदा बटोरा और अपना राम धाम बना करके करोड़ों। ठीक है, बात कर लेते हैं, पल्लवी जी से बात करते हैं। पल्लवी जी, सुना आपने क्यों लूट रहे हैं आप लोग इतना ज़्यादा कि चंदा भी लूटे ले रहे हैं, राम मंदिर के नाम पे भी लूटे ले रहे हैं और पूरा भ्रष्टाचार फैला के रखा है, मुख्यमंत्रियों को जेल भेज रहे हैं, कह रहे हैं मुख्यमंत्री भी बदल जाएगा आपका, बहुत सारी बातें कही। देखिए, जो भी कह रहे हैं ये इनकी बातें हैं, ठीक है। आप जनता तक जाइए, जनता से सवाल पूछिए कि उनका क्या कहना है। और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, ईडी और इनकम टैक्स, इसको बताते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी। जब आपको न्याय व्यवस्था में विश्वास ही नहीं और भ्रष्टाचार में कौन कौन जा रहा है, न्याय कर रही हैं आप लोग। हाँ, पहले बताने दीजिए मुझे, ठीक है। कौन कौन जेल जा रहा है, किसके किसके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं, वो आप नहीं बताएंगे कि भ्रष्टाचार में कौन जा रहा है। एक साथ एक आदमी, कहते हैं ना, क्लास में एक बच्चा टॉप करता है और कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बेकार होते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि पढ़ने में बेकार सारे बच्चों को एक साथ बिठा दिया जाए तो टॉपर बच्चे को वो कर देगा, पीछे कर देगा। यहाँ पे क्या हुआ है, विपक्ष एकजुट क्यों हुआ है? सब भ्रष्टाचारी एक साथ एकजुट हुए हैं एक आदमी को हराने के लिए, जिसने विश्व पटल पे एक आदमी को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने विश्व पटल पे भारत को कहाँ पहुँचाया। राम मंदिर की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ राम मंदिर बना है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। आप 14 से पहले और अपने में क्या विकास हुआ है उसको आप देख लीजिए। एयरपोर्ट से लेके सारी चीज़ें, मेडिकल सुविधाएं, एम्स कितने बड़े हैं और फ्लाईओवर्स हैं, ये सारी चीज़ें सुविधाएं। तो इसमें क्या रोज़गार नहीं आता? महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई का कोविड के बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से मैनेज किया इस देश को। और रही बात उसकी, एक पेट्रोल और डीजल की भी एक बार बात उठी थी, उस टाइम पे 100 रुपीज़ पर बैरल से बढ़ गया था पेट्रोल का दाम। एक्साइज ड्यूटी घटा के उन्होंने पेट्रोल का दाम कम किया था। इसके अलावा देश अभी जैसे शिक्षा पे ही देख लो आप, छोटे छोटे बच्चों का बैग कितना भारी और किस तरीके का वो मतलब झेलते थे, अभी उसको भी सुधार किया गया है NEP लाके। और समाजवादी पार्टी कह रही है, अरे ये बताइए, आप तो कॉपी किताब खोल के नकल करवाते थे, आप क्या बात करते हैं? मुजफ्फरनगर के दंगों को अभी तक कोई भूला नहीं है, 1000 लोग टेंट में थे, विस्थापित हुए थे। इसके अलावा एक पत्रकार को जिंदा जला दिया गया था, कैसे कोई भूल सकता है? या इटावा में भी जो केसेस हुए थे। तो इस तरह की बातें, भ्रष्टाचार और घोटाले सारे तो कांग्रेस पार्टी के भरे पड़े हैं, शुरू से लेके अभी तक। महिला किसी भी चीज़ की बात करिए, क्या बात करते हैं? जहाँ 10 साल में भारत किस लेवल पे पहुंचा है, एक इस लेवल पे पहुंचा है कि वो विकसित देश की कल्पना कर सकता है। और बाकी जितने भी विकसित देश हैं आपके विश्व के, चाहे वो अमेरिका की बात कर लो, रशिया की बात कर लो, सबके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है, आगे होके लीड कर रहा है। आपने कभी देखा पहले भारत को लीड करते हुए? इस समय भारत लीड कर रहा है, इसीलिए इन लोगों को समस्या हो रही है। ये सारे इकट्ठा हो गए, कैसे हराया जाए, और लेकिन डिसाइड ही नहीं कर पा रहे यहाँ से किसको हराएं। हाँ, सीट की बात हो रही थी, इसको अपनी पारिवारिक सीट मानते हैं ये लोग, अमेठी और रायबरेली। अमेठी में क्या हश्र हुआ इनको पता है, रायबरेली में सोनिया गांधी जी झांकने तक नहीं गई। रायबरेली की मैं भी हूँ, मेरा भी फैमिली वहाँ पे रहती है। रायबरेली में कभी नहीं जाती, कभी गई नहीं, पहले जीतती थी तब भी नहीं। वो आपका परिवार है, जहाँ से आपके परिवार को जिता के हमेशा भेजा, कितनी बार आप वहाँ गई? आपने कौन सा काम वहाँ करा? वहाँ के लोगों से पूछ लीजिए। मेरी वहाँ पे फैमिली है जो बचपन से। बहुत सारे आरोप आपने लगाए हैं, फखरुल जी हैं साथ में मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। सुने आपने आरोप, आपने तमाम आरोप लगाए गए हैं, सुने हैं कि नहीं सुने? आपके एक साथी पत्रकार पे गाड़ी चढ़ा दी गई थी लखीमपुर खीरी में। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के सुपुत्र ने मुकदमा लिख पाया नहीं लिख पाया, मैं जानकारी करना चाहता हूँ। अगर भाजपा के लोग, जो लोग किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाले लोग हैं,
जो हमारी बहनें जो पहलवान थी, इनके सांसद पे आरोप लगाया, उसको बचाने का काम करने वाली बहन हमारी, वो महिला सुरक्षा की बात करेंगी। बलात्कारियों की सज़ा माफ़ करने वाले भाजपा, वो अगर महिला सुरक्षा की बात करेगी, बलात्कारियों को जो सज़ा पा रहे हैं उनको पैरोल दिया जाएगा राजनीतिक लाभ के लिए, अगर वो महिला सुरक्षा की बात करेंगी, तो इन सवालों का क्या जवाब दिया जाए। दूसरी बात, आपने मुजफ्फरनगर दंगे की बात की तो याद आया, 70 से ज़्यादा मुकदमे दंगाइयों के मुजफ्फरनगर के किसने वापस लिए, किसकी सरकार में वापस हुए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, थाने में बलात्कार हो रहा है, जेल में हत्याएं हो रही है, कोर्ट रूम में हत्याएं हो रही है, सड़क पे फिल्मी अंदाज में हत्याएं हो रही हैं, और आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर है। आप नकल की बात कर रहे हैं। हाँ, लखनऊ की बेंच ने, हाई कोर्ट ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कॉपी तक बदल दी गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हाई कोर्ट ने कहा, और उस हाई कोर्ट ने कहा इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। डबल बेंच में कहा, आपने स्टे करा लिया। विधान परिषद में भर्ती होती है, हाई कोर्ट कहता है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, आप मानी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, आप स्टे करा लेते हैं। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, भ्रष्टाचार आप बताइए कहाँ नहीं है। ड्रेस की खरीद में नहीं है। कोविड की याद इन्हीं ने कराई मुझे। कोविड में क्या हाल था, कोविड में किस तरीके से अवसर को लेके भ्रष्टाचार हुआ, जो उसके सामान खरीदने को लेके भ्रष्टाचार हुआ, मिड डे मील में भ्रष्टाचार हुआ, उन पे कौन सवाल का जवाब देगा। और आप तो कोविड को याद कर लिए, बहुत अच्छा किया कि 2019 के बाद कोविड आया था। कोविड से, ऑक्सीजन की कमी से कितने लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, और देश के प्रधानमंत्री जी वो बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे, जब देश की जनता को उनकी ज़रूरत थी वो प्रचार कर रहे थे। हाँ, प्रधानमंत्री केयर फंड ज़रूर बन गया था, जिसका हिसाब नहीं है, वो हिसाब उसका भी दे दीजिए। नहीं तो गुंडाई क्यों करते हैं आप लोग, गुंडे हैं आप लोग? भाजपा के एक विधायक ने कहा कि उत्तर भारत के एक माफिया ने भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए चंदा दिया। उसका नाम भाजपा नहीं लेगी, हाँ वो जेल से बाहर ज़रूर करा दिया, वो एक अलग विषय है। तो कौन गुंडाई कर रहा है? बीएचयू में कौन लोग थे जिनको भाजपा बचा रही थी? हमारी जिस बहन के साथ ये इतना गलत हुआ, लगातार बचाने का प्रयास करते रहे, जब तक कि विपक्ष सड़क पे नहीं आ गया, हमारी माँ बहनें सड़क पे नहीं आ गई इस घटना के विरोध में, तब तक उन पे कार्रवाई नहीं हुई। क्या मुद्दे रहेंगे 24 में, ये तो बता दीजिए। नौजवान का मुद्दा है, इस देश के गरीब का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, और इस देश पे जो लगातार कर्जा डाला जा रहा है। 55 लाख करोड़ रुपए 14 से पहले था हमारे देश पे कर्जा, आज कितना है? 200 लाख करोड़ रुपए के ऊपर चला गया है, और आप फिर कर्जा लेने जा रहे हो। इस देश को कर्ज में डालने के बाद कह रहे हैं हम विकसित देश की परिकल्पना कर रहे हैं। आप देश को कर्ज में लाद रहे हो, आप लगातार देश पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, और आप विकसित देश की बात कर रहे हो। मुद्दों पे क्या देश की प्रधानमंत्री जी ने इस वादा नहीं किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे? आपने क्या वादा नहीं किया था? आपने क्या महिला सुरक्षा का वादा नहीं किया था? किसानों की आय दुगनी करने का वादा नहीं किया? बहुत दूर नहीं जाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी आए और कहा कि किसानों को छुट्टा जानवरों से छुटकारा दिलाएंगे। मुझे बताएं कहाँ किसको छुटकारा दिया गया है? आज उत्तर प्रदेश और देश में हमारी बहनों के साथ अन्याय हो रहा है, नौजवान के साथ अन्याय हो रहा है, किसान के साथ अन्याय हो रहा है, गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, और उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, न्याय देने वाला कोई नहीं है। हाँ, बुलडोज़र ज़रूर भाजपा का न्याय देने निकलता है। सेलेक्टिव अप्रोच के साथ इस उत्तर प्रदेश में माफियाओं पे, गुंडों पे कार्रवाई होती है। अगर आपकी सोच का व्यक्ति है, आपकी सोच का अपराधी है, तो उस अपराधी से भी आपको तो अपराधी भी किसी की सोच का होता है। बिल्कुल होता है। आप बताइए ना कि जिस अपराधी ने, जिस माफिया ने, मैं तो भाई उत्तर प्रदेश में डरना भी पड़ता है ना, मैं तो नाम नहीं लूंगा। भाजपा के एक विधायक ने खुलेआम मन से कहा कि उत्तर भारत के एक माफिया ने भाजपा को चंदा दिया। कौन है वो माफिया? वो क्या, कैसे जेल से बाहर है? अगर भाजपा कहती है कि सारे गुंडे माफिया जेल में है, तख्ती लगा के अब वापस जा रहे हैं, कह रहे हैं मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, तो वो माफिया कैसे जेल के बाहर है? इसीलिए बाहर है क्योंकि आपको लगता है कि वो आपकी विचारधारा क्या है। अगर भ्रष्टाचारी आपकी विचारधारा है तो आपके साथ है। पिछले 1 साल में विपक्ष के 25 नेता जो एजेंसियों के रडार पे थे, 23 नेता उसमें से भारतीय जनता पार्टी को में शामिल हो चुके हैं। अब तक 2 ही नेता सिर्फ बाहर थे। वो जितने 23 नेता जो एजेंसियों के निशाने पे थे, वो आज एजेंसियों के रडार से बाहर हो चुके हैं। आज उनसे कोई सवाल नहीं हो रहा है। चक्की पीसिंग वाले हों, या असम से लेके महाराष्ट्र तक के लोग हों, या बिहार तक के लोग हों, हर वो व्यक्ति जो भाजपा में शामिल हो गया, भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल गया, उससे अब कोई सवाल नहीं होते हैं। ठीक है, विकास जी हैं साथ में। विकास जी, आपने आरोप बहुत सारे सुने कांग्रेस की तरफ से, कह रहे हैं एक व्यक्ति को हराने के लिए पूरे जितने लोग हैं सब एक हो चुके हैं, और फिर भी जो है वो हरा नहीं पाएंगे इस बार। देखिए, ये लड़ाई व्यक्ति को हराने की नहीं है, ये लड़ाई है भारत के संविधान को जिताने की लड़ाई है। ये लड़ाई है भारत के लोकतंत्र को वैश्विक स्तर पर जिस तरह उसका मस्तक ऊंचा किया था
गैर भाजपाई सरकारों ने, उस लड़ाई को लड़ने का समय है। आपको क्या, अकेले कांग्रेस पार्टी आपके बारे में बोल रही है? वैश्विक स्तर पे भारत अपमानित हो रहा है। 6,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया। ठीक है, आपका बड़ा प्रचंड बहुमत है, आपको लोगों ने दिया होगा, पर कितनी शर्मनाक बात है। पुलवामा के 40 शहीदों की राख नहीं ठंडी हुई और आप एक हफ्ते के अंदर एक पाकिस्तान की संस्था से, एजेंसी से आप चंदा ले लेते हैं। कोरोना में लोग स्वास्थ्य सुरक्षा दे नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में कितने लाखों लोग मरे और स्वास्थ्य चिकित्सा सुरक्षा में पूरी तरीके से फेल हुई। भाजपा के विधायक और मंत्री तक मरे कोरोना में। और आप कोरोना वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंडस्ट्रीज से आपने करोड़ों रुपए का चंदा आप ले रहे थे, जिस वक्त लोग यहाँ मर रहे थे। ऐसा कोई घर नहीं है भारत में जिसने अपनों को न खोया हो। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन नहीं होगा। पर भारतीय जनता पार्टी को इसलिए डिसऑन कर देना चाहिए इस देश की जनता को, क्योंकि इसने हमारी ज़िंदगी के साथ खेला। और जिस वक्त हमारे घर में लोग लाशें उठा रहे थे, उस वक्त ये सीरम इंडस्ट्रीज से, कोरोना की जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से करोड़ों रुपये चंदा ले रहे थे। बीफ कंपनी, गाय के नाम पर इस देश के अंदर इन्होंने हिंदू मुस्लिम नफरत का पूरा बाजार गर्म कर रखा है। इसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा उसमें, अगर ये चीज़ तो धन्यवाद है उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, जिसने कारण पकड़ के मोदी सरकार से इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सवाल किया। लगातार इन्होंने SBI को अपने इन्फ्लुएंस में रखा है। वित्त मंत्री सीतारमण के ऊपर हमारा आरोप है, उन्होंने सारी जानकारी होने के बावजूद चंदे के साथ जो धंधा किया है वो खुलेआम है इस देश की जनता के सामने। और इसको सामने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष नहीं लाया, इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर आया है। और आज आप जनता के मुंह पर थूक रहे हैं। जनता इस देश की सूरज चांद है, आकाश है, उसी के छत्र छाया में राजनीतिक दल पलते हैं। और राजनीतिक दलों का मंच का केवल इतना मकसद होता है जनता की सेवा। आपको जनता की सेवा करने का अवसर मिला, 10 वर्ष का आपको प्रचंड बहुमत मिला। इसके बाद आप विधायक सांसद तोड़ के विपक्ष को निस्ते नाबूद करना चाहते हैं, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और करोड़ों रुपये चंदा वसूलते हैं। दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण, इनके सांसद क्या बोल रहे हैं, हेगड़े साहब, 400 से पार करा दो। अरे 400 पार किसको कराओगे? देश के दलित, देश के अल्पसंख्यक, देश के अति पिछड़ों को आप रोहिणी आयोग दे नहीं पा रहे हैं। दलितों के साथ दोहम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। अभी भाई ने बताया 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें किनका हक मारा गया? नीट का सीटें देख लीजिए। बेटियों को अभी तक आप आरक्षण दे नहीं पाए, उनको एक ऐसे आरक्षण के जाल में फंसा रहे हैं जिसको सोनिया जी, राजीव जी ने दिया। पंचायती राज में महिलाओं को जो अधिकार दिया उसको कुंद करने के लिए आपने एक षड्यंत्रकारी बिल पास कराया, जिसमें प्रचंड बहुमत होने की वजह से आपने अभी तक महिलाओं को पता नहीं है कि इस चुनाव में मैडम चुनाव लड़ रही है कि नहीं, या इनकी कितनी सहेलियां चुनाव लड़ रही हैं। अगर बिल पास हो गया, 33% आरक्षण महिलाओं को मिल गया, तो उनको चुनाव लड़ना चाहिए। पूछिएगा मेरे सवाल के बाद, आज बिल्कुल पूछिएगा। 33% में कैंडिडेट नहीं है पूरी लिस्ट में। 10-15 दिन पहले सीटें आई हैं, जिसमें से 110 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने अपने बदले, क्योंकि वो आक्रमण थे, नकारे थे। उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के उन सांसदों ने जनता के लिए कोई काम नहीं किया था। और हम 5वें चरण में राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। वो सीट पर ये चाहते हैं इस देश में किसी भी सवाल का जवाब होगा पाकिस्तान और जय श्री राम। जय श्री राम का जो आदर्श है, उन्होंने सत्ता छोड़ दी थी। पैदल पैदल आदिवासी, दलित, सबरी का उदाहरण है, निषाद राज का उदाहरण है। सबके साथ मिलजुल कर उन्होंने जाकर अन्याय के खिलाफ जो अहंकार था उसको मिटाया था। उसी तरह राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा और इसके बाद न्याय यात्रा, करीब 10,000 किलोमीटर की जो यात्रा किया है। अगर इस बीच में अगर मोदी जी के एक कार्यकर्ता ने भी इस यात्रा, कोई भी छोटी मोटी 1 किलोमीटर की भी यात्रा किया हो जन मुद्दे के ऊपर, और यह यात्रा की जरूरत राजनीतिक नहीं थी कि चुनाव लड़ना है या चुनाव जीतना है। इसकी जरूरत इसलिए थी कि जो आज पूरा विश्व चिंता कर रहा है, UN कर रहा है, UK कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, श्रीलंका की में देखिए, हमारा प्रायद्वीप जहाँ पर हम मछली मारते थे, जो हमारा क्षेत्र था, इनकी सरकार आने के बाद उसको भी श्रीलंका जैसा देश आंख दिखा रहा है कि वो मेरी ज़मीन है, वहाँ नहीं, आप उस टापू पे नहीं आ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जिसमें इन्होंने कानून 400 पार दिया जाए तो इनको 370 पास करने का अधिकार दिया गया ना। हम कमज़ोर थे ना संसद में, हम जनता की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, पर संसद में हम कमज़ोर हैं ना। इसलिए हम जनता से विनम्र निवेदन करते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी जब जब कमज़ोर हुई है, ये देश कमज़ोर हुआ है, देश का लोकतंत्र और संविधान कमज़ोर हुआ है। बाबा साहब ने जो अंतिम व्यक्ति को जो ताकत दी है उसको छीनने का षड्यंत्र हो रहा है। आज 370 का परिणाम यह है कि 3 राज्य में बांट दिया, 1 राज्य को, और वहाँ पर चुनाव कराने की हैसियत नहीं रखती है मोदी सरकार। कह रहे थे वहाँ ज़मीन खरीदने जाएंगे संघी लोग, और आप बता रहे हो अपराध।
इस देश में अपराधियों का भी संघीकरण हुआ है, उनको भी धर्म जाति के नाम से देखा जा रहा है। ठीक है पल्लवी जी, क्या अपराधियों का संघीकरण हो गया है? क्या आप चुनाव लड़ रही हैं? तो इन सब चीज़ों के जवाब जो है वो कांग्रेस पार्टी ने बड़े आरोप लगाए हैं। आपको मिला टिकट या आपकी किसी फ्रेंड को मिला टिकट, ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए, मैं टिकट नहीं लड़ रही, मैं कोई नहीं लड़ रही हूँ, इलेक्शन नहीं लड़ रही हूँ। सुनिए सुनिए, पहली जो लिस्ट निकली थी उसमें 195 थे, उसमें 28 महिलाएं थीं जिनको टिकट मिला था। 33% की बात है। अब कांग्रेस पार्टी की बात सुन लीजिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बोला गया था, इतने % लोगों को टिकट दिया जाएगा, उसमें टिकट मांगते रहे। हम लोगों को फोटो पे बना दिया, यहाँ ले गए, प्रदेश पदाधिकारी थे, ऐसा नहीं था कि किसी को भी उठा के फोटो पे लगा दिया। ठीक है, टिकट के लिए घर में नहीं ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर के लोगों को लाके टिकट देंगे, क्योंकि इनके हिसाब से कांग्रेस की महिलाएं किसी लायक है ही नहीं। झंडा उठाने के लिए कांग्रेस की महिलाएं हैं, उनको एक कोना दे दिया है, वहाँ बैठे रहो, नेता आपसे नहीं मिलेंगे। जो बड़े नेता हैं, बड़े पदाधिकारियों से मिलकर चले जाएंगे, चाहे आप प्रदेश उपाध्यक्ष हो, चाहे आप प्रदेश अध्यक्ष हो, कोने में बैठो, क्योंकि आप महिला हो। न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, आसाम में इनकी न्याय यात्रा में अंगरिक्ता एक दत्ता थी, उन्होंने राष्ट्रीय युवक कांग्रेस है इनकी, वहाँ पे आके उसने शिकायत की जो इनके नेशनल प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ, श्रीनिवास नाम था उनका। ठीक है, महिला उत्पीड़न की शिकायत की, उनके साथ उनके महामंत्री, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, स्किप कर रही हूँ, सुना उन्होंने और निकल के चले पड़े। अभी किसी देश में, किसी भी राज्य में यदि वो हो रहा होता, इलेक्शन हो रहा होता, तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी उठ के चले जाते और वहाँ पे जाके उस महिला से मिल के आते। लखीमपुर कह लो, कहीं भी कह लो, वहाँ चले जाते। उस जो उनकी खुद की पदाधिकारी थी, कुछ दिन बाद उसको निकाल दिया, उसको वहाँ से हटा दिया। उसके बाद सुनिए, प्रदेश अध्यक्ष जो है यहाँ पे 3 है, सेंट्रल जोन है, ईस्ट जोन है और वेस्ट जोन है। वेस्ट जोन की जो प्रदेश अध्यक्ष थी, इनका प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, उनमें उनके साथ बदतमीजी हुई, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी में आ गई। नगमा ने क्या बोला, और इसके बाद इनके कांग्रेस के पुराने एक चेरियन फिलिप करके हैं, उनका भी आपने सुना ही होगा, उन्होंने क्या बोला था। तो ये सब चीज़ों से आहत हो के आप आ गई क्या भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, वहाँ पे महिलाओं का सम्मान ही नहीं है, एक टॉयलेट तक नहीं है ढंग का। ये क्या बात करते हैं, 2014 से पहले यहाँ पे महिलाएं किस स्थिति में थी आप आज देख लीजिए। और मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इंदिरा नगर में रहती हूँ मैं, मुंशी पुलिया पे आप चले जाइए, 2:30 बजे पीजी में रहने वाली लड़कियाँ आराम से आती है, मैगी लेके चली जाती। किसकी सुरक्षा उनको? पहले मैगी नहीं लेती थी, अकेले आती है रात में। समझिए बात को, कहना क्या चाहती हूँ आप, ये कॉमेडी नहीं कर रही हूँ मैं। रात में 2:30 बजे आके मैगी लेके जाती। इसके अलावा सुनिए आप, गोरखपुर में एक मुस्लिम फैमिली है, बहुत दिनों से मैं जानती हूँ। उन्होंने जब ये हमारे माननीय योगी जी उस समय वहाँ पे सांसद थे गोरखपुर के, तो उनका जो है उनकी ज़मीन थी, उस पर एक वहीं के एक मठ है, वहाँ के एक पंडित जी ने कब्जा कर लिया था कि मैं तो भाई अब हमारे जान पहचान के हैं, वो बन गए हैं, क्या कहते हैं, सॉरी, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब हम कब्जा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी के पास जाके जनता दरबार में उसने शिकायत की कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने बोला, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि बुलडोज़र लेकर जाओ। अगर ये सही कह रहे हैं, अगर ये जो मौलाना जी हैं अगर ये सही कह रहे हैं, तुरंत उनका ध्वस्त कर दो जिसकी ज़मीन है। और उसके बाद वहाँ मुस्लिम हितैषी भी है सरकार। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। सर्वधर्म में विश्वास रखती है, और वो आदमी कहता है मेरे लिए ईश्वर अल्लाह के बाद अगर कोई है तो मुस्लिम धर्म के लोग, तो वो सिर्फ योगी महाराज हैं, और उन्हीं को बार बार मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इलेक्शन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर बार काम करती है, और रही बात 10 साल से, इसीलिए दोबारा जनता ने रिपीट किया है, जनता रिपीट उसी को करती है जो काम करता है। ठीक है, हमारे साथ एक बात और कहना चाहूँगी, रैली हुई थी, अखिलेश जी ने बोला था कि जनता सब कुछ देखती है और जो काम नहीं करता उसको उखाड़ फेंकती है, उखाड़ फेंक दिया है। ठीक है, ये मुस्लिम स्कॉलर भी है हमारे साथ, मुस्लिमों की बात आई है, मुस्लिम स्कॉलर हैं हाजी हसन अहमद साहब। बहुत लेट आए सर आप। देखिए, ट्रैफिक इतना है, अव्यवस्था शहर में इस कदर है कि कहीं पे आने जाने के लिए पहले ही 2 घंटे का वक्त चाहिए होता है। मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ, क्योंकि ये मुसलमानों की बात हो रही है, बात हुई अभी आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के हक में काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? देखिए, इन्हीं ने और भी कुछ कहा। इन्हीं ने कहा कि अगर अल्लाह के बाद कोई है तो इनकी नज़र में, देखिए गर्मी तो अभी इतनी पड़ नहीं रही है, जिसकी भी नज़र में, जिस किसी की नज़र में क्या बदतमीजी लगा के रखी है आप लोगों ने। अल्लाह के बाद रसूल है,
कौन कह सकता है? आप किसी भी अरे गैरे को किसी के सामने खड़ा कर देंगी? देखिए, चुनाव लड़ रही हैं आप लोग, तो चुनाव लड़िए, मजहब में इंटरफेयर न कीजिए। आप गैरुल्लाह को अल्लाह के मुकाबले खड़ा कर देंगी? अजीब तमाशा बना के रखा है। कुछ भी कहिए, आपकी लड़ाई कांग्रेस से हो सकती है, आपकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से हो सकती है, लेकिन अल्लाह से आपका क्या वो है कि आप किसी को भी किसी के मुकाबले खड़ा कर देंगी? एक इंसान को आप कह रही हैं कि अल्लाह के बाद अगर कोई है तो वही है। कुछ आपका भी विवेक है? कुछ पढ़ी लिखी हैं आप? अरे ये बताइए, नफरत फैलाना है, सिर्फ नफरत फैलाना है, सिर्फ बांटना है। और अभी जो आप कह रही थी कि एक परिवार को किया, तो आप ये भूल गई कि ब्रजभूषण शरण सिंह हमारी पहलवान बेटियां वे विचार का आरोप लगाते लगाते थक गई। कहां थे योगी जी? कहां थे मोदी जी? कहां सो रहे थे? सवाल ये है कि मुस्लिम हितैषी, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्लिम हितैषी हैं। आप इतना नाराज हुए? नहीं, हाँ, इनका साफ इन्होंने कहा कि वहाँ के लोग अल्लाह के अलावा अगर मानते हैं तो उसके नीचे उन्हीं को रखते हैं। ठीक है, चलिए अब मुस्लिम हितैषी पे आ जाते हैं। मुस्लिम हितैषी, हाँ, बिल्कुल हितैषी हैं। हाँ, मैं बताइए। बता रहा हूँ सीमा जी, हितैषी हैं। 13,000 मदरसों को जो है नोटिस पहुंच चुका है बंद करने का। मुस्लिम हितैषी हैं। मस्जिदों में अजान के ऊपर एक नया शोशा, एक इन्हीं के पार्टी के कुछ नेता कहते थे कि हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है। कभी सोनू निगम साहब कहते थे, कभी कुछ कहते थे। ये मुस्लिम हितैषी हैं जो वर्ष यानी आदिकाल से, अनंत काल से अजान होती चली आ रही थी, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, उस पर ऑब्जेक्शन हुआ। ये मुस्लिम हितैषी हैं। महिलाओं के हिजाब पे ऑब्जेक्शन हुआ है इनके शासनकाल में, ये मुस्लिम हितैषी हैं। महिलाओं को, हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को हिजाब में यूनिवर्सिटियों में नहीं दाखिला दिया गया, एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया गया, ये मुस्लिम हितैषी हैं। इनके यहाँ से एक लफ्ज़ नहीं आया। कहा गया समानता की बात है। अरे भाई, महिलाओं के कपड़े भी आप तय करेंगे? हमारा खाना, हमारी नमाज, हमारी दाढ़ी, हमारा कपड़ा, हमारे हर चीज़ पे किसने जवाब वो किया? तो इन्हीं के यहाँ से किया गया। ये मुस्लिम हितैषी हैं, यही मुस्लिम हितैषी हैं। आप बड़े नाराज लग रहे हैं, ऐसा क्यों है? इतना ज़्यादा नाराज़गी क्या हो गई? भाई, जब से ये सरकार आई है तब से कभी हमें दाढ़ी और टोपी से जज किया जाता था, कभी हमें कपड़ों से जज किया जाता था, कभी हमारे खान पान पे उंगलियां उठाई गई, कभी हमारे बहन बेटियों के पहनावे पे उंगलियां उठाई गई, कभी हमारे उपासना के तरीके पे उंगलियां उठाई गई, कभी हमारी मस्जिदों पे उंगलियां उठाई गई, कभी हमारे मदरसों पे उंगलियां उठाई गई। तो बचा क्या है? अब बचा क्या है? यही है कि भाई, जिस तरह से अभी लोगों को चल रहा है ट्रेंड कि स्लो पॉइजन हो सकता है कि वो भी दिया जा रहा हो और दे दिया जाए, ख़त्म हो। चलिए ठीक है, आप हाजी साहब की बातों से मुत्तफिक हैं? छोटा शॉर्ट में आंसर दीजिए। देखिए, अब किसी भी धर्मगुरु, कोई भी धर्मगुरु हो या धर्म की बात करने लगे, समाजवादी पार्टी को उस पर टिप्पणी नहीं करनी है। वो उनका अपना धर्म का नज़रिया है। वो जो बात कह रहे हैं वो धर्म के मुताबिक कह रहे हैं। उनकी बात पे हमें कुछ टिप्पणी नहीं करनी है। हम एक राजनीतिक दल हैं। हमारी बहन ने जैसा महिलाओं के बारे में सवाल उठाया, हम उसका जवाब दे देते हैं। हमारी बहन बहुत, मैं सिर्फ उन महिला सुरक्षा की और महिलाओं के लिए जो इन्होंने कांग्रेस पार्टी की बात की, उस बहुत सी लंबी चौड़ी बात की। हम अपनी बहन से कहना चाहते हैं कि बीएचयू के वो जो 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिनको भाजपा की आपकी सरकार ने पूरा बचाने का प्रयास किया, क्या आपने कभी उसके लिए आवाज़ उठाई कि वो भी आपकी बहन होगी? हमारी बहन थी बीएचयू वाली। भारतीय जनता पार्टी के वो 3 आईटी सेल के मेंबर थे, जिनको पूरी की पूरी सरकार लग गई बचाने के लिए। आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हो? आप बताओ ना, ये आप धर्म कोई भी हो सकता है। आप हिंदू हो सकते हो, मुसलमान हो सकते हो, सिख हो सकते हो, ईसाई हो सकते हो। क्या गुजरात की वो बहन हमारी बहन नहीं थी, जिसकी बलात्कारियों की सज़ा को माफ़ कर दिया गया? देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि नहीं, वो वापस जेल जाना चाहिए वो लोग। इसी देश में हुआ है। और आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहाँ थाने में बलात्कार हो गया। आप जिस गोमती नगर में खड़े हैं, इसी गोमती नगर में 1 साल 1.5 साल पहले एक टैक्सी में एक हमारी बहन जिसके साथ बलात्कार हुआ था, एक थाने से दूसरे थाने घूम रही थी। और मैं तो आप मीडिया वालों का आभार व्यक्त करूंगा। आपको याद होगा कि मीडिया के हस्तक्षेप से, मीडिया के दबाव से, विपक्ष के दबाव से वो मुकदमा लिख पाया था। आप महिला सुरक्षा की बात कर रही हो। हम तो अपनी बहन से कहना चाहेंगे, आप जिस दल में हैं उसी दल के वो 3 कार्यकर्ता थे। जो आप दूसरे दल पे आरोप लगा रहे हैं, वही दल के कार्यकर्ता थे। आपकी सरकार है। और इसीलिए अयोध्या से लेके लखनऊ आ रही एक ट्रेन में हमारी जो सिपाही में थी हमारी बहन,
उसके साथ जो दरिंदगी हुई थी वो किसी से छुपी हुई है। पीजीआई थाना क्षेत्र में जो एक हमारी बहन के साथ हुआ था वो किसी से छुपा हुआ था। हम कितनी घटनाएं आपको बताएं जो भारतीय जनता ठीक है, विकास जी से बात कर लेते हैं। विकास जी, बड़ी नाराज़गी जताई इस मुस्लिम स्कॉलर हाजी साहब ने, क्या कहेंगे आप? और जो बातें हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मुत्तफिक हैं आप? देखिए, देश का प्रधानमंत्री सबका नेता होता है, हाँ। सबका मालिक होता है। उसको पूरी जिम्मेदारी से देश के 140 करोड़ लोगों में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहाँ तक कि आखिरी व्यक्ति भी होगर हो, तो उसके साथ कभी भी सरकार को ऐसी योजनाओं, ऐसे कार्यक्रम बनाने नहीं चाहिए जिससे इस देश में नफरत, विघटन, बंटवारे की राजनीति हो। कर रही है भाजपा नफरत विघटन की? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस देश का जो माहौल बनाया है, उसका एजेंडा आप जब भी देखिए केवल धर्म जाति को लेकर है, और राजनीति से धर्म जाति को बिल्कुल अलग होना चाहिए। विकास परक मुद्दे होने चाहिए, महिलाओं के, बच्चों की शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। अगर अल्पसंख्यक समुदाय को ये शंका है इस 10 वर्ष के बाद भी अगर इस तरीके का विषय उठता है, तो ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी आक्रमणता है, क्योंकि देश की आज़ादी से लेकर देश के विकास में, जीडीपी में और इस वैश्विक स्तर पे भारत को पहचान दिलाने में मुस्लिम अल्पसंख्यकों का बहुत बड़ा रोल रहा है। शुक्रिया, बहुत बहुत। हाँ, बात कर पल्लवी जी, आपने सुनी तमाम बातें सब लोगों की, हाजी साहब को भी सुना, क्या कहेंगी? देखिए, वो उनकी है, उस पे मैं क्या टिप्पणी करूँ? वो भाई उनकी वो जो उनको समस्या है वो अपनी कह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मैं कुछ नहीं विशेष टिप्पणी करना चाहूँगी। बाकी यही कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी सबके बारे में सोचती है, सबका साथ, सबका विकास लेके चलती है, और देश में उसके साथ, इसी अपने नारे के साथ आगे बढ़ रही है, और आई एम श्योर वो विकसित भारत का जो संकल्प लेके आगे चल रही है उस पर कायम है और उसी पे आगे बढ़ेगी। शुक्रिया, आपने तमाम लोगों को सुना यहाँ पर, और बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बात कही। भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने अपनी बात रखी, समाजवादी पार्टी के नेता ने बात रखी, कांग्रेस पार्टी के नेता ने बात रखी, और साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं हाजी हसन अहमद साहब, उन्होंने भी अपनी बात रखी। और साफ तौर पर अपनी अपनी बातें सब कोई कर रहा है, लेकिन 24 का चुनाव जो है उसमें किसको कितना फ़ायदा मिलेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फ़िलहाल सभी अपने प्रयास में लगे हुए हैं कि किसको जिताना है, किसको वोट देना है, और क्या आगे के मुद्दे होंगे। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।